हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम 2012 का पीवाईक्यू जून का सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, उसी का कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाए, और हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चीज़ें हम देखते हुए चलते हैं, इसलिए क्या लगता है थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ तो आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आप डाउनलोड कर लें क्वेश्चन पेपर, फिर वहाँ से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं करा रही हूँ, उसका मोटिव यही है कि आप जितनी चीज़ें, जो मैं कहती हूँ कि पीवाईक्यूज़ में जो चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली होती है, वो ये कि आप ऑप्शंस को देखते हुए चलें, वहाँ से रिलेटेड आपकी चीज़ें सारी रिकॉल होती हुई ही चलें। ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया, बस हो गया हमारा काम ख़त्म। इतना नहीं होता है। पीवाईक्यूज़ में हमें ज़रूरी होता है कि हम चीज़ें रिकॉल करते चले, रिलेट करते चले, हम ये देख के चले कि हमें आगे कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, किस तरह के आगे प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा हो सकता है टाइम टेकिंग हो क्लास, मतलब कि ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि जून वाला अभी मैं पूरा कंप्लीट करा दूँगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बट ठीक है, कोशिश करेंगे कि चीज़ें हो जाएं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे कुछ आपको 4 नाटक दिए गए हैं, जो उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कालिदास जो है उनके चरित्र से संबंधित नहीं है, यानी 3 संबंधित है, चौथा होगा जो नहीं है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 8वां सर्ग किसका है। 8वां सर्ग किसका है, मैं पेन ले लूँ, ठीक। हाँ, तो 8वां सर्ग किसका हो जाएगा, 8वां सर्ग हमारा होता है किसका, सुरेंद्र वर्मा का नाटक। किसका है नाटक, सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, ये कालिदास के चरित्र से संबंधित है। किसके, कालिदास के चरित्र से संबंधित है। कंधे पर बैठा था शाप, क्या, कंधे पर बैठा था शाप। अब ये किसका है, तो ये मीराकांत का है। किसका है, मीराकांत का। और वहीं हमारा आषाढ़ का एक दिन किसका है, ये तो सभी को पता है कि कालिदास के जीवन चरित्र, मतलब कालिदास के चरित्र से संबंधित है। कालिदास हमारा आषाढ़ का एक दिन नाटक, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, आपने कहीं ना कहीं आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वहाँ से कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, वहाँ से आपका कोटेशंस पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके बनते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कालिदास हो गए, उनकी जो प्रेमिका होती है, उनकी माता जो होती हैं, या जो प्रेमिका के बाद में जो जिनसे शादी होती है, विलोम, ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या, कैरेक्टर देख के चलने हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक से। ठीक है, उसके बाद हमारे जो शकुंतला की अंगूठी है, ये क्या, कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये शकुंतला और क्या, दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। किसका है, शकुंतला और दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। किसमें, शकुंतला की अंगूठी जो कि है सुरेंद्र वर्मा की। किसकी है, सुरेंद्र वर्मा की। ये चीज़ आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। किसका कथन है, आलोचना का विषय कवि नहीं बल्कि कविता है। ये कहते हैं टी.एस. इलियट कहते हैं। कौन कहते हैं, ये टी.एस. इलियट कहते हैं। यहाँ देखो, पाश्चात्य काव्यशास्त्री टॉमस टर्न्स इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था। इनकी रचना द वेस्टलैंड के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना के लिए मिला था, तो द वेस्टलैंड के लिए मिला था, 1948 में मिला था। ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, याद रखनी है, भूलना नहीं है। जो हमारे टी.एस. इलियट है, इनके कुछ कथन देख लो क्या है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। ठीक, आलोचना का विषय कवि नहीं बल्कि क्या है, कविता है। कौन कह रहे हैं, टी.एस. इलियट कह रहे हैं। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक प्रक्रिया है। अब आलोचना से देखो प्रश्न आ सकता है, तो वहाँ से क्या आ सकता है कि ये 2 कथन देखो, हमारा जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है ना, यहाँ से भी अब क्या थोड़ा सा है ना, जैसे ये आलोचना से ये वाले जो हमारे कोटेशंस हो गए, ये उठा सकते हैं, कथन कारण में बन सकता है। ठीक है,
तो कथन दे दिया जाएगा ये, और कारण में कुछ भी दे देंगे। तो अब कथन अगर आपको पता है कि ये कथन सही है तो कारण उससे रिलेटेड होगा, तो वो भी चीज़ें क्या होंगी, सही होंगी, ठीक है। कथन अगर आपको एकदम 100% पता है ना, तो आप उसका रीज़न आपको पता होगा उसके पीछे, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आप थोड़ा सा, अगर हर चीज़ है ना, आप नेट के पेपर में हर चीज़ है ना सिर्फ रट के नहीं दे सकते, आप सिर्फ रट्टा मार के क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब पैटर्न बहुत चेंज हो गया। वो 2011 मतलब 7, 8, 9 इन सब में आते थे क्वेश्चंस, जो हाँ रट्टा मार के हो जाता था क्वालिफाई बच्चों, पर अभी ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको, ये जितने कोटेशंस यहाँ 4 लिखे हैं ना, आपको याद रखना है किसका है, ये टी.एस. इलियट का है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, काव्य क्या है, श्रेष्ठ मनोरंजन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। ये वाला कोटेशन पूछे जाते हैं, ये वाला पूछा भी गया है क्या, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। मान लो ये कोटेशन दे दिया, कथन या कारण में दे दिया, तो आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। क्यों, व्यक्तित्व से पलायन है, आप सोचेंगे ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये मतलब थोड़ा नेगेटिव सा लग रहा है, तो आप क्या गलत कर देंगे वहाँ पे। पर नहीं, ये कोटेशन देखो किसका है, ये टी.एस. इलियट का है। यहाँ जब हमारे क्या होता है ना कि कुछ जो हमारे दर्शन या फिर जो भी आचार्य विद्वान होते हैं, उनके कोटेशंस को ही हमारे रीज़न असर्शन रख दिया जाता है, रीज़न में रख देते हैं, असर्शन में। तो वहाँ से क्या होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, जब हमें लग रहा होता है अरे ऐसे थोड़ा होता है, थोड़ी ना, ये वाला कोटेशन थोड़ी, ये तो गलत हो जाएगा, इसका कथन या कारण जो भी है। पर जब वो किसी विद्वान द्वारा दिया गया कोटेशन होता है ना, तो वो आपको सही मान के चलना पड़ता है। मान लो अब ये दे दे, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। अब आप सिर्फ अपने माइंड में सोचें, अगर मैं ये दे दूँ कथन, ठीक है, कथन दे दूँ, तो आप क्या सोचेंगे कि नहीं कविता थोड़ी होती है, कवि ही होता है ना, कवि ही तो कविताएं लिखता है, तो आलोचना का विषय कविता थोड़ी हुई, कवि हुआ। आप इस तरह से थोड़ा सा आप अपना वहाँ दिमाग लगाएंगे। पर देखो टी.एस. इलियट ने कोटेशन ही क्या दे दी है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ठीक। तो अब इस बात को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि ये कोटेशन दे दी गई है, आचार्य ने, ये विद्वान जो है हमारे टी.एस. इलियट, इन्होंने दे दिया है। अब आप इसको सही गलत नहीं बता सकते, अब ये है तो है, जो चीज़ है वो है। इस तरह से आपको चीज़ें क्या, देखो मैं ये बता रही हूँ, इस क्वेश्चन का बताने का मेरा मतलब यही है कि इस तरह से आपको विद्वान के जो कोटेशंस होते हैं ना, वो रीज़न असर्शन में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको कहीं कोटेशंस मिलते हैं, तो उन्हें आप ज़रूर से ज़रूर थोड़ा ध्यान से देख लो, नोट कर लो, या फिर मतलब कि याद रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। अब ब्रज भाषा का विकास सबको पता है शौरसेनी से होता है। मागधी से क्या होता है, हमारा जो है मागधी हो गया, अर्ध मागधी हो गया, इन सब से क्या, रुको पहले इसका आंसर लगा दूँ मैं, कहाँ है, शौरसेनी, ठीक है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, ठीक। तो शौरसेनी से किस किस का होता है, हमारी आ जाती है, मैंने बताया था राजस्थानी आ जाती है, और हमारी इसी में आती है पहाड़ी आती है, और इसी में हमारी आती है पश्चिमी, ठीक है। और ब्रज भाषा कहाँ से निकलती है, पश्चिमी से। पश्चिमी का क्या था, ये ओकार बहुला है, ठीक है। हमारी जो ब्रज भाषा बोली है वो कहाँ से निकलती है, पश्चिमी हिंदी से, और ये एक ओकार बहुला है, ठीक है। अर्धमागधी से क्या क्या निकलता है, पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में क्या आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। और वहीं से हमारी मागधी से क्या निकलता है, तो यहाँ से निकलती है हमारी बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में भी 3 है, कौन कौन सी बोलियाँ हैं, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ठीक है। याद हो गया, रिवाइज हो गया चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अब अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है, तो वो है अवहट। क्या है, अवहट। पढ़ा होगा आपने, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, तो अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हुए, 8। कितने हुए, 8, जिसमें 4 ह्रस्व हैं और 4 क्या हैं, दीर्घ हैं। अ, ई, उ, ए, छोटा, जितने भी छोटे वो ह्रस्व होते हैं, और दीर्घ होते हैं बड़े वाले, ठीक है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ओ, ए, औ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो क्या, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो मगही कहाँ की हिंदी, कौन से हिंदी प्रदेश की बोली है, तो बिहार। कहाँ की है, बिहार।
ठीक है, बिहार में ही बोली जाती है ना। 3 कौन कौन सी थी? भोजपुरी थी बोलियाँ, मगही थी और मैथिली थी। ये किसकी हैं? बिहार की हैं बोली। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ और देखो क्या लिखा है। बिहार प्रदेश में पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर इत्यादि स्थानों पर बोली जाती है बिहार हिंदी के अंतर्गत आने वाली अन्य बोलियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। अब भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जाहिर सी बात है इतिहास है। क्या है? इतिहास। जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने भाषा विज्ञान पढ़ाया था, तब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार, सेम क्वेश्चन रिपीट है क्या? देखो, विश्व की भाषा परिवार, भारोपीय परिवार में भारत भारोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेशी, चीनी, एकाक्षरी, बुरुशस्की, अरार, अल्ताई, सामीहामी, काकेशियन, बुशमैन, हित्ती परिवार इत्यादि प्रमुख है। देखो, मैंने आपको द्रविड़, काकेशी, चीनी, बुरुशस्की, अरालुलताई, सामीहामी, ये सारी ही जितने भी परिभाषा परिवार हैं, ये सारे आपको बहुत डिटेल में भाषा विज्ञान की क्लास में हमने कराया। भाषा विज्ञान हमने 14 to 15 क्लासेस में कंप्लीट किया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी, अभी भी टाइम है, प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। डबल स्पीड पे कर करके देख लो, ज़्यादा चीज़ें क्या होंगी आपको, हो सकता है वहाँ से मैंने आपको क्या मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है, चीज़ें कैसे मैप से कराई हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा चीज़ें मैप के थ्रू ज़्यादा याद हो जाए, तो आप वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सखी संप्रदाय के संस्थापक। अब सखी संप्रदाय, आपको मैंने बहुत बार बोला है, जितने दर्शन होते हैं, जितने संप्रदाय होते हैं, या फिर इतनी जो भी ये अस्त्र छाप के कवि हो जाएंगे, आपके जितने तार सप्तक हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद करनी पड़ेंगी। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते थे, और ऐसा नहीं कि आगे नहीं बनेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हमारे सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हमारे स्वामी हरिदास। यहाँ देख लो, बाकी संप्रदाय के संस्थापक भी यहाँ पे हैं। ठीक, सखी हो गया, हरिदास हो गया, फिर ये देख लो स्वामी हरिदास हो जाएंगे, इनके राधा वल्लभ संप्रदाय के हो जाएंगे हित हरिवंश, ब्रह्म संप्रदाय के हो जाएंगे मध्वाचार्य, और पुष्टि मार्ग के क्या हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। कौन हो जाएंगे? पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य। ये सारे के सारे आपको संस्थापक याद रखने हैं, प्रवर्तक याद रखने हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? तो बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? तो हिंदी प्रदीप। अब मैं पत्रिकाएं आपको याद हो गई होंगी, मैंने इतनी बार, देखो हमने 3 ही अभी तक 2010, 11, 12 आपने देखा होगा कि हिंदी पत्रिका से भी कितने क्वेश्चन, कुछ नहीं 8 से 9 क्वेश्चन आपने 9-10 क्वेश्चन देख लिए कि पत्रिकाएं से आ रही हैं। ठीक है, और अब मैं बता दूं कि पत्रिका से बेसिक क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं। सिर्फ आपसे रचनाकार नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इस पत्रिका का संपादन कौन करता है। हो सकता है पूछा जा सके। देखो, मैं बताऊं आपसे अब किस तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लो आपका एक कोई सी भी पत्रिका, मान लो हिंदी प्रदीप है, या फिर हमारी कवि वचन सुधा है, जो कि किसकी है? कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र से मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्रिकाओं से संबंधित सही या फिर गलत कथन है, गलत। अब वहाँ दे दी जाएगी कवि वचन सुधा, और इनके 2-3 जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो नाम दिए जाएंगे कि ये पत्रिका भारतेंदु की है। कवि वचन सुधा मान लो कि कह देंगे कि एक मासिक पत्रिका है, यहाँ से निकलती है, और वहीं पे एक उसका ईयर में ना, ईयर जैसे कवि वचन सुधा का 1868 है, तो वो गड़बड़ क्या कर देंगे, 1867 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपने क्या करना, आपने सारी की सारी लाइन से क्वेश्चंस पढ़ लिया। अब यहाँ आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ऊपर सारा सही है। ठीक, यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, और यहाँ भी आपने क्या कर दिया, टिक। ठीक, तो आपका क्वेश्चन वहाँ हो गया गलत, है ना। तो इस तरह से एंटी अब क्वेश्चन इतनी कंफ्यूजिंग बनाता है, चीज़ें वही रहेंगी। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको एक क्वेश्चन ऐसा देख के नहीं लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा है। आपको 100 क्वेश्चंस में ना एक भी ऐसे क्वेश्चंस, मतलब कि जो हमारा ये पैराग्राफ होता है, इसके अलावा ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कभी इसको पढ़ा ही नहीं। आपको सब दिमाग में आएगा, ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी थी, यहाँ पढ़ी थी, पर
इतने फैक्ट्स पूछता है बेंटी, ये इतने ज़्यादा कि एक टॉपिक से रिलेटेड वो 6 कथन उठा के दे देगा। अब 6 के 6 हर बच्चे को नहीं याद रहते, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो वहाँ से हमारे क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाते। पहले पूछा जाता था कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए, 4 पत्रिकाएं, इनमें से कौन सी सही, आपने लगा दी, ठीक। अब हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप से रिलेटेड आपसे 5 से 6 फैक्ट्स पूछ लिए। अब 6 के 6 फैक्ट अगर है हिंदी प्रदीप से रिलेटेड, आपको हर चीज़ नहीं पता होगी। हो सकता है आपको इसका प्रकाशन वर्ष पता हो, पत्रिका किसने लिखी है, अब ये पता हो किस किस का, मान लो कि अगर 2-3 लोगों ने मिलके किया है तो वो भी पता हो आपको, हर चीज़। हो सकता है आपको ये ना याद हो कि ये मासिक पत्रिका थी, साप्ताहिक। अब वहाँ आप कंफ्यूज हुए, वहाँ आप फंसे और वहाँ आपका आंसर पूरा आता हुआ गलत। यानी वहाँ ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमें कोई चीज़ आ रही है, मान लो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है मैंने पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड 6 फैक्ट्स लिखे हुए हैं, मुझे 4 आ रहे हैं, 2 में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और मैंने वहाँ क्वेश्चन गलत कर दिया, तो वो ज़्यादा दुख होता है कि आता हुआ क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मैं अटक गए थे, इतना चीज़ें याद नहीं आई और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा है ना, अभी से गलतियाँ थोड़ी कम करनी शुरू करोगे तो एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है पिंजरे में मैना, तो यह चंद्र किरण सोनेरिक्सा, किसका है, चंद्र किरण सोनेरिक्सा, ठीक है। पिंजरे में नैना जो कि 2008 की है, चंद्र किरण सोनेरिक्सा की। मैत्रेयी पुष्पा की है ये, कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताना है। अब छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद, कौन सा पहले है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, ये सब। अब इनको आपको लाइन से बताना है। देखो इसमें इसका भी क्रम पूछ लिया, कुछ भी पूछ लेता है एनटीए, ठीक है। अब सबसे पहले आता है हमारा छायावाद, ठीक है। उसके बाद क्या आता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर आता है हमारा प्रपद्यवाद। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका समय देख लेंगे, ठीक है। और प्रवर्तक जरूर देख लो, छायावाद के कौन है, मुकुटधर पांडे हैं, प्रगतिवाद के त्रिलोचन है, प्रयोगवाद के हमारे अज्ञेय हैं, यही जिसमें आता है हमारे जितने तार सप्तक हैं 4, ठीक। प्रपद्यवाद के नलिन विलोचन शर्मा है, कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देखो, साकेत, इसमें भी हमें क्या कृतियों का सही अनुक्रम ही बताना है, जिसमें है साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा प्रिय प्रवास, फिर आएगा साकेत, फिर आएगा तुलसी, फिर आएगा कृष्णायन। प्रिय प्रवास किसका है, तो ये आता है हमारा हरिऔध का है, इसके सर्ग जरूर देख लेंगे। साकेत किसका आ जाता है, तो साकेत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक। तुलसीदास किसी की है, तो ये निराला की है। और हमारा कृष्णायन किसका है, तो ये द्वारिका प्रसाद का है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। अब हमारे ये रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या करना है, हमें सही अनुक्रम लगाना है कृतियों का। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मिट्टी की ओर आएगा, फिर आएगा संस्कृति के 4 अध्याय, वर्ड पीपल्स, और फिर दिनकर की डायरी। यहाँ देखो कुछ है ना, रामधारी सिंह दिनकर के निबंध लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, मतलब कि याद नहीं है तो याद कर लो। देखो सबसे पहले आएगा हमारा मिट्टी की ओर, फिर अर्धनारीश्वर आएगा। अब देखो अर्धनारीश्वर जो है वो विष्णु प्रभाकर का उपन्यास भी है, ये हो गया हमारा निबंध, किसका हो गया, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर का निबंध। पर अर्धनारीश्वर नाम का जो है एक उपन्यास भी है जो कि विष्णु प्रभाकर का है, किसका है, विष्णु प्रभाकर का। तो देखो सिमिलर जो हमारे उपन्यास, नाटक, निबंध होते हैं ना, वो थोड़ा सा चीज़ें देख के चला करो। विष्णु प्रभाकर के और जो उपन्यास हैं, मान लो जैसे हो गया ढलती रात, निशिकांत भी है एक, उनका स्वप्नमयी भी है, और संकल्प करके था। तो ये सारे क्या है उपन्यास, किसके हैं, विष्णु प्रभाकर के। और दिनकर के निबंध थोड़ा से क्या यहाँ पे देखो लिखे ही हैं वैसे तो, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वर्ड पीपल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध, ये आप क्या करेंगे, थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है।
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। अब यहाँ पे कुछ उपन्यास है जिसमें देखो विराटा की पद्मिनी, चित्रलेखा, बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुण। अब आपको सभी का नाम पता है, मतलब सभी की जो रचनाकार उपन्यासकार है उनका नाम पता है। विराटा की पद्मिनी है हमारे वृंदावन लाल वर्मा की। चित्रलेखा किसकी हो जाएगी, हमारे भगवती चरण वर्मा की। बूंद और समुद्र किसका है, अमृतलाल नागर के। देखो सारे उपन्यास क्रम से ज़रूर याद कर लेना, किसके, अमृतलाल नागर के सारे उपन्यास आपको क्रम से याद करने हैं, ठीक है। सुहाग के नुपुर किसका हो जाएगा, हमारा अमृतलाल नागर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। अब प्रेमचंद के उपन्यास देखो क्या है, सबसे पहले आएगा सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। गोदान आखिरी में था, सभी को पता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इनके उपन्यास देख लेंगे। सबसे पहले देवस्थान होता है, प्रेम होता है, सेवा करते हैं, वरदान मिलता है, प्रेमाश्रम का, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा लेते हैं, गबन करते हैं, कर्म करते हैं, गोदान में होता है मंगलसूत्र, ठीक है, जो कि मंगलसूत्र क्या था, अधूरा था और उनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। अब इनमें से हमें कहानी है उनमें से सही अनुक्रम बताना है, किसका है, बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। देखो मान लो डेफोडिल जल रहे हैं, ये हो सकता है आप लोग को ना पता हो, मुझे भी नहीं पता है, ऑनेस्टली बताओ तो मुझे नहीं पता ये किसका है, ठीक है। बड़े भाई साहब पर सबको पता है, बड़े भाई साहब किसका है, तो ये आता है हमारा प्रेमचंद का, किसका है, प्रेमचंद का। और वापसी भी पता है, ये उषा प्रेमवदा की है, किसकी है, उषा प्रेमवदा। और पाल गोमरा का स्कूटर किसका है, उदय प्रकाश का है, किसका है, उदय प्रकाश। इसका क्रम देख लो क्या है और याद कर लो। डेफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग का है, देखो मृदुला गर्ग का है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि नहीं याद होता है बच्चों को, मुझे भी याद नहीं था, ठीक है, तो देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। अब यहाँ पे कुछ नाटक है जो है सुरेंद्र वर्मा का, ठीक है, हमें उनका क्रम बताना है। सुरेंद्र वर्मा का है, देखो सबसे आएगा द्रौपदी, क्या आ जाएगा, द्रौपदी आएगा। उसके बाद आएगा हमारा आठवां सर्ग, फिर आएगा छोटे सैयद, बड़े सैयद, फिर आएगा शकुंतला की अंगूठी, फिर क्या, शकुंतला की अंगूठी। और यहाँ पे देखो, यहाँ देखो एक बार, सबसे पहले आएगा हमारा द्रौपदी जो कि 1972 की रचना है। उसके बाद सेतुबंध है हमारा, नायक खलनायक विदूषक इम्पॉर्टेंट है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक भी, आठवां सर्ग भी, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी और कैदे हैं। देखो सुरेंद्र वर्मा के सारे A to Z नाटक इम्पॉर्टेंट है, किसके, सारे। और एक इम्पॉर्टेंट मेरे को अभी याद आया नाटक से ही, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल किसका नाटक है, कोर्ट मार्शल किसका नाटक है, ये आप कमेंट में करेंगे, मैं ऑप्शन आपको दे देती हूँ। ऑप्शन है शंकर शेष, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा हमारा ब्रजमोहन शाह, किसका, ब्रजमोहन शाह। तीसरा ऑप्शन है हमारा लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत, ठीक है। और चौथा हमारा है स्वदेश दीपक, क्या है, स्वदेश दीपक। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारा जो कोर्ट मार्शल नाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, वो किसका है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी वही है, क्रम ही बताना है इसमें भी हमें। पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता, कौन सी रचना पहली है, कौन सी बाद में, ठीक। तो पल्लव किसकी है, तो पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की, किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। कामायनी है हमारे जयशंकर प्रसाद जी की। दीपशिखा आ जाएगा हमारा महादेवी वर्मा का। और कुकुरमुत्ता आ जाएगा हमारा निराला का, किसका आ जाएगा, निराला। देखो नोट में गया, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1936 एक महाकाव्य है, क्या है ये, महाकाव्य। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, कामायनी को क्या, छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कामायनी समरसतावाद, आनंदवाद से प्रभावित है तथा इसमें 15 सर्ग हैं एवं
तांटक छंद का प्रयोग मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप इसके देख के चलेंगे, ठीक। रचना काल के आधार पर अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। अज्ञेय की रचनाओं को देख लो। भग्नदूत, हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार। अब देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अज्ञेय बहुत महत्वपूर्ण हमारे लेखक या कवि हो जाते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन, इनके तार सप्तक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी रचनाओं का आपसे क्या क्रम पूछा जाता है, ठीक है। रचनाओं का क्या पूछा जाता है आपसे? क्रम। तो आपको रचनाओं के क्रम ज़रूर से ज़रूर इनके याद कर लेने हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक कराया था, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लासेस देखी, आप लाइन से क्लासेस देख रहे होंगे बेटे, तो आपको क्या है ना, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं चीज़ें जब मैं एक्सप्लेन कराती हूँ ना, तो रिवीजन कराती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में वो चीज़ें आती हैं। और अगर आपको कहीं अटकते हो तो आप ज़रूर उसको चेक ज़रूर किया करो या रिवाइज ज़रूर किया करो जा करके, ठीक है। तो भग्नदूत, हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी हो जाएगा, आंगन के पार द्वार। अब हमारी भग्नदूत कब की रचना है? तो ये 1933 की है। कब की है? 1933 की। और वहीं पे हमारी हरी घास पर क्षणभर 1949 की है। कब की है? 1949 की। और बावरा हेरी हमारी है 1954 की है। कब की है? 1954। और हमारा आंगन के पार द्वार आ जाता है 1961, ठीक है। इसका क्रम याद रहेगा 33, 49, 54 और 61। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, अज्ञेय। अब आपको पता चल गया अज्ञेय हमारे कौन से कहाँ क्या जाते हैं, हमारे प्रयोगवाद के हैं, ठीक। तो अज्ञेय आ जाएंगे हमारे आखिरी में, है ना। तो हमारा ये वाला तो हो ही नहीं सकता था किसी भी हाल में। अब मैथिली शरण गुप्त कहाँ से आ सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे आएंगे, कौन से आएंगे? श्रीधर पाठक आएंगे ना। सबसे पहले इनमें से कौन आएंगे? श्रीधर पाठक आएंगे। श्रीधर पाठक हमारे देखो द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन है? द्विवेदी युग के कवि हैं ये। उसके बाद आ जाएंगे कौन? हमारे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त आएंगे ना। उसके बाद और कौन? हाँ, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे हमारे कौन? दिनकर आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे? अज्ञेय। दिनकर कौन से युग के हैं? तो दिनकर आ जाते हैं हमारे छायावाद युग के, है ना। ये किसी और के थे, एक मिनट। दिनकर नहीं, हमारे श्रीधर पाठक हो गया, मैथिली शरण हो गए, दिनकर, छायावाद। हाँ, ठीक है। छायावाद के नहीं, ये किसके थे? उत्तर छायावाद के थे। किसके थे? उत्तर छायावाद में हमारे 4 थे ना। कौन कौन से थे 4? एक तो हमारे आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत थे, महादेवी वर्मा थे, जयशंकर और निराला। हाँ, निराला थे, दिनकर नहीं थे, निराला। मैं निराला और दिनकर में ना हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी, ठीक है। अभी भी हो गई, जैसे आपने देखा ही, ठीक। तो छायावाद थे वो जो मैंने अभी 4 बताया। उत्तर छायावाद में हमारे आ जाएंगे दिनकर, और हमारे प्रयोगवाद में आ जाएंगे अज्ञेय, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम देखो, आपने जब द्विवेदी युग पढ़ा, आपको याद रहा कि श्रीधर पाठक है, मैथिली शरण गुप्त, ये सारे वहाँ के है ना। और हमारे इसमें से आ जाएंगे हरिऔध आ जाते थे, और बाल मुकुंद गुप्त थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो थे ही थे। इस तरह के जो कवि थे, क्या थे? हमारे द्विवेदी युग में, ठीक। अब दिनकर हमारे आ गए उत्तर छायावाद में। अब आपसे अगर छायावाद इसमें यहाँ पे बीच में महादेव वर्मा भी दे देता तो ये छायावाद के हो जाते, फिर हमारे उत्तर छायावाद के दिनकर हो जाते, फिर प्रयोगवाद के अज्ञेय हो जाते, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आप याद करके चला करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। अब हमें कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्या? सरोज स्मृति आ जाएगा, फिर असाध्य वीणा, अंधेरे में और पटकथा। सरोज स्मृति किसकी है? निराला जी की है, उनकी पुत्री सरोज की स्मृति, है ना। असाध्य वीणा जो कि आपके सिलेबस में भी है, ये आ जाएगी आपकी अज्ञेय की। अंधेरे में, ये भी आपके मुक्तिबोध की है, आपके सिलेबस की है। पटकथा किसकी है? तो पटकथा आपकी है धूमिल की। किसकी है? धूमिल की, ठीक है। अब देखो,
सरोज स्मृति आप सभी को पता होता है, ये निराला की है, ठीक है। असाध्य वीणा आपके सिलेबस में है, अंधेरे में भी आपके सिलेबस में है। पटकथा, आप धूमिल अगर आपने पढ़ा होगा, धूमिल की कविताएं, क्योंकि धूमिल की कविता आपके सिलेबस में है तो आपको पता होगा पटकथा उन्हीं की कविता है। तो चीज़ें क्या अपने आप हो जाती हैं अगर आपने सिलेबस ही ढंग से करा है तो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी हमें क्या करना है, क्रम लगाना है, जिसमें है युग की गंगा, सतरंगे पंखे वाली, कहाँ गया, हाँ, फूल नहीं रंग बोलते हैं और मिट्टी की बारात। क्या है, युग की गंगा, सतरंग पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं और एक सेकंड, सतरंगे पंखों वाली, मिट्टी की बारात, है ना, ठीक है। तो ये किसकी है रचना, युग की गंगा आ जाएगी हमारी केदारनाथ अग्रवाल की है, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की है, फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ की, मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की। अब क्वेश्चन क्या है कि ये कौन से युग के लेखकों की, कवियों की रचना है। तो मैं बता दूं, ये सारे के सारे जो कवि जो रचनाकार हैं ना, ये किसके हैं, ये हैं हमारे प्रगतिवाद। प्रयोगवाद से पहले आते हैं ना प्रगतिवाद, प्रगतिवाद में आ जाते हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। और एक आते हैं, इसमें क्या आते हैं, एक त्रिलोचन है, कौन है, केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ 2 रचनाएं रिपीट हुई हैं, एक आते हैं इसी में त्रिलोचन। 4 हैं, कितने, 4 कवि हैं किसके, प्रगतिवाद के 4 हैं और इनमें से त्रिलोचन है, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन के बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ब्राह्मी लिपि का विकास का अनुक्रम है। अब ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम देखो क्या है, सबसे पहले आएगा हमारा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। ये मैंने आपको टेबल अच्छे से समझाया था। हमारे सबसे पहले आती है ब्राह्मी लिपि जिसमें से 2 निकलती है, दक्षिणी और उत्तरी। उत्तरी में आती है सबसे पहले गुप्त लिपि जो 4th-5वीं शताब्दी की है। फिर आती है कुटिल लिपि जिसको हम सिद्ध मातृका भी कहते हैं, है ना। कुटिल से हमारी 2 निकलती है, एक होती है हमारी देवनागरी और एक होती है हमारी शारदा लिपि। अब आपसे प्रश्न इस तरह का भी बनता है कि देवनागरी लिपि के विकास में किस किस का योगदान नहीं है, तो वहाँ क्या आ जाएगा, शारदा लिपि का नहीं है। क्यों, क्योंकि शारदा लिपि तो देवनागरी लिपि के बाद आई थी, है ना, तो उसका योगदान कैसे हो सकता है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। शलभ में शाप मैं वर हूँ, दुखी जीवन की कथा रही, ये बहुत ज़्यादा फेमस पंक्ति है। जो बीत गई सो बात गई, ये भी, और वियोगी होगा पहला कवि। चलो सी और ए अगर आपको नहीं पता, इन 2 से भी आप कर सकते हैं। देखो, दुखी जीवन की कथा रही किसकी है ये, तो दुखी जीवन की कथा रही हमारी आ जाती है निराला की। किसकी आ जाती है, निराला की, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई, ये किसका हो जाएगा, तो ये आता है हमारा बच्चन जी का, ये है बच्चन। अब यहाँ देखो आंसर में क्या है, बी में क्या लगाया हमने, 3, है ना, बी में 3, देखो सिर्फ यहाँ सी अपने आप करेक्ट हो गया, क्योंकि दुखी जीवन की कथा रही जो निराला की है ना। मैंने कैसे याद किया था, सरोज स्मृति, सरोज जब उनकी पुत्री होती है वो उनके यादों में लिखते हैं सरोज स्मृति, तो मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा इमेजिन करके कि निराला जी बहुत दुखी थी, उनकी मतलब कि उनकी पत्नी पहले, फिर भी मतलब वो बेटी, उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा ये इनका जो पंक्ति था ना, इसको थोड़ा रिलेट किया था कि वो दुखी थे, इसलिए वो क्या है, दुखी जीवन की कथा रही। हम ऐसे जैसे किसी को बोलते हैं ना, अरे दुखी दुख है जीवन में, है ना, इस तरह से मैंने इस पंक्ति को रिलेट किया था, तो इसलिए मेरे को वो हमेशा याद रही, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ चीज़ें थोड़ा सा मतलब थोड़ा जो भी चीज़ें हैं ना, आप थोड़ा खुद ही इमेजिन करो, खुद ही रिलेट करो, और फिर चीज़ें वो देखो हमेशा याद रहती, वहाँ आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। मल्लिका, देवसेना, शीलवती, शर्मिष्ठा। अब अगर आपको शर्मिष्ठा नहीं पता, मान रही हूँ मैं, मल्लिका देवसेना बहुत फेमस पात्र है। आपने अगर पात्र पढ़े होंगे आपके जितने सिलेबस में हैं, आपको पता होगा मल्लिका और देवसेना कौन से नाटक के पात्र हैं, है ना। तो मल्लिका किसकी है, तो मल्लिका है हमारे स्कंदगुप्त की, और देवसेना किसकी है,
एक मिनट, मल्लिका तो आषाढ़ का एक दिन की थी ना। हाँ, कालिदास वाले, हाँ आषाढ़ का एक दिन। देवसेना हो गया हमारा स्कंदगुप्त। शीलवती और शर्मिष्ठा किसका है? पहले देखो ए में क्या है, 2, ए में 2, यहीं से हमारा हो गया। हमें थर्ड और फोर्थ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मुझे पता भी नहीं था इसका, क्योंकि मैंने नहीं पढ़े हैं देहांतर, कोमल गंगाधर या सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। मैंने ये नाटक नहीं पढ़े, इसलिए मुझे इनका कैरेक्टर नहीं पता। मैंने ये आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छे से, स्कंदगुप्त हो गया, बहुत अच्छे से नाटक पढ़े हैं, इसलिए मुझे इनके कैरेक्टर्स पता थे। ठीक है, और वहाँ से हमारा क्वेश्चन भी सही हो गया। यहाँ देख लेना, ठीक है। आंशिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। आंशिक उपन्यासों को क्या, उनके लेखकों के साथ। रतिनाथ की चाची, पढ़ती परिकथा, कब तक पुकारूं, पानिक प्राचीर, ये सारे के सारे उपन्यास कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि आपने पढ़े हैं, है ना। रतिनाथ की चाची किसका है? तो रतिनाथ की चाची नागार्जुन का है। पढ़ती परिकथा वही हमारा आ जाता है, किसका, फणेश्वर नाथ रेणु जी का। कब तक पुकारूं जो है किसका आएगा, रांगे राघव का आ जाएगा। पानी के प्राचीर किसका, रामदरस मिश्र का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कवियों को उनके साथ कृतियों का सुमेलित करना है। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बोधा, अब ये सारे आगे किसके, रीतिकाल के, है ना। अब इनकी कृतियां देखो, चिंतामणि की इनमें से कौन सी है? चिंतामणि की आ जाएगी कवि कल्पत्रु। मतीराम की कौन सी आ जाएगी इसमें से? मतीराम की है वृत्त कौमुदी। भूषण की छत्रसाल दशक। बोधा की विरह वारिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या, आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। अब इनका कौन सा द्वैतवाद है, या फिर विशिष्टा द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है, कौन सा संप्रदाय है इनका, कौन सा सिद्धांत? तो वल्लभाचार्य का देखो, वल्लभ जो है शुद्ध द्वैत, निम्बार्क द्वैतवाद, रामानुजाचार्य हमारे रामानुज हो गया विशिष्ट, मध्वाचार्य हो जाएंगे हमारे कौन, द्वैत। ठीक है, इनके संप्रदाय देख लो। रामानुजा वल्लभा का है रुद्र संप्रदाय, निम्बार्का का है सनकादि, रामानुजा का है श्री, मध्वा का है ब्रह्म, शंकराचार्य का है स्मार्त। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। इसके आचार्य याद कर लो, इसके सिद्धांत याद कर लो, इसके संप्रदाय याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, चंदायन, मृगावती, अखरावट, मधुमालती। अब इनको क्या करना है, हमें मिलान करना है। ठीक, चंदायन किसकी है? तो चंदायन हमारी क्या है, मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद। मृगावती की क्या है? तो मृगावती क्या है, हमारा कुतुबन हो जाएगा। अखरावट हो जाएगी हमारे जायसी की, और फिर मधुमालती हो जाएगी हमारे मंचन की। ठीक है, भाषा देख लो, अवधि 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 अवधि, और ये हमारी दामोदर कवि की जो लखन सेन पद्मावती है, ये क्या है, राजस्थानी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित करना है। स्वयंभू का क्या हो जाएगा? स्वयंभू हमारे आ जाएंगे पौमचर्यु स्वयंभू की है। पुष्पदंत की कौन सी है? पुष्पदंत की इनमें से है महापुराण। अब्दुल रहमान का क्या हो जाएगा? संदेश शासक हो जाएगा। शबरपा का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा चर्यापद। ठीक है, और राउलवेल किसकी है? तो ये है रोड़ा कवि की है, रोड़ा कवि। ठीक है, क्लियर है इतना? भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? हेज। यो हे सिद्धांत का हो जाएगा हमारा क्या? न्यावर। इंगित सिद्धांत का हो जाएगा हमारा राय, और इसका हो जाएगा हमारा रेवेज। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना। आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। भट्ट, लोलट, शंकोक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर क्या है? भट्ट लोलट। भट्ट लोलट, मैंने बताया था किसी चीज़ को ऐसे भट्ट से मारते हैं तो क्या उसमें से उत्पत्ति होती है, किसकी? ध्वनि आती है ना। शंकोक, शंकोक अनुमिति, अनुमिति। भट्टनायक, भट्ट नायक, नायक क्या? भुक्तिवाद, है ना। अभिनव, अभिनव कौन करते हैं? अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है,
अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ से पत्रिकाएं देख लो क्या है, प्रतीक, विशाल भारत, करमवीर, चांद। प्रतीक किसका है, प्रतीक किसका है, तो ये आ जाएगा हमारा अज्ञेय का। रुको इससे पहले क्लियर कर दूं, प्रतीक किसकी पत्रिका है, अज्ञेय की है। विशाल भारत हमारे आ जाती है बनारसी दास की, किसकी, बनारसी दास चतुर्वेदी। और करमवीर किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी। और चांद सभी को पता है महादेवी वर्मा की है। प्रेमचंद की कौन सी है, तो हंस, प्रेमचंद की हंस पत्रिका है। ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास यहाँ करते हैं हम ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी वरना, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हमारा दिसंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो PYQ करेंगे। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, थोड़े भी एफर्ट्स दिखे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी क्लासेस की अपडेट्स हो वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत से, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करो, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं, जितनी चीज़ें, उससे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि हम आगे जो तो पढ़ें, ठीक है, बट हम पीछे की चीज़ें रिवाइज करते हुए चलें, क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और दिमाग में खिचड़ी भी बन जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, टाइम से आपको रिवीजन करते जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा अब इधर उधर करना बंद कर दो, प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।